Now let us start with financial modeling basics for the startup. Financial modeling बोले तो क्या? Revenue forecasting, yes to some extent, yes. Revenue forecasting करना, cost का forecasting करना कि हमारा business कितना grow करेगा year on year, ये सब related. These are certain basic concepts about the financial modeling. Now इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इज एनेबल स्टार्टअप टू ट्रांसलेट देयर बिजनेस स्ट्रैटेजीज इन क्वांटिफाइबल प्रोजेक्शंस. हमारा बिजनेस, हमारा विजन है कि हम लोग बाय 2030 हम लोग इतने करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, हम लोग इतने बिलियन डॉलर का कंपनी बन जाएंगे. लेकिन कैसे बनोगे? रेवेन्यू के बेसिस पे. आपका वैल्यूएशन होगा सपोज कीजिए, तो कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर पाओगे 2030 तक? वहां पे आपका कॉस्ट कितना रहेगा? ठीक है, आपका मार्केटिंग का खर्चा कितना रहेगा, आपका सेल्स का खर्चा कितना रहेगा, आपका इन्वेंटरी वहां पे कितना रहेगा. ठीक है, उसके बाद में वी आर अराइविंग एट योर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कि आपका इबिटा कितना रहेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. इबिटा कितना रहेगा वहां पे आपका टैक्सेस कितना जा रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट का पेमेंट कितना हो रहा है. तो वो ऑल सबका प्रोजेक्शंस इज बेसिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग कि हम लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारा पर शेयर इक्विटी वैल्यू क्या रहेगा. नो, नॉट पर शेयर इक्विटी, हमारा अर्निंग्स पर शेयर कितना रहेगा. सो ऑल दैट इज पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्टिंग अबाउट फ्यूचर कि हमारा आज से 5 साल 10 साल की हमारा पोजीशन ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ने वाला है, कितना रहने वाला है. सो दैट इज अबाउट फाइनेंशियल मॉडलिंग. हमारा वी ऑफरिंग इनसाइट्स इनटू रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या रहेंगे, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या रहेंगे, कैश फ्लोज कैसे रहेंगे, कि कैश फ्लोज पॉजिटिव रहेंगे कि नेगेटिव. विल वी बी कैश बर्निंग स्टार्टअप. कैश बर्निंग मतलब हम लोग एक, हमारा जो जितना इनकम है उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो रहा है. सो दैट इज कैश बर्न. तो हमारा कैश बर्निंग रहेगा कि हम लोग कैश फ्लो पॉजिटिव रहेंगे. ठीक है, सो ऑल दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ योर दिस थिंग. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? Assess the feasibility of the business plan, evaluating various growth scenarios, and make data driven decisions to optimize resource allocation and risk mitigation. हम लोग काफी सारे assumptions assume करते हैं, हम लोग काफी सारे market scenarios को assume करते हैं कि क्या basically ये फ्यूचर में होने वाला है कि नहीं होने वाला है. इन बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि क्या हमारा बिजनेस सस्टेनेबल रहेगा कि नहीं रहेगा फ्यूचर के अंदर. तो इसमें इंक्लूड कोर फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिक्स फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर दैट एवरी एंटरप्रेन्योर शुड हैव विद इन देयर देमसेल्व्स, which is basically revenue forecasting. Revenue forecasting about predicting future incomes based on market analysis, sales projections, pricing strategies. इस सब के बारे में अपन ने पहले भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लिया है, लेकिन एक बार वापस पढ़ लेते हैं. ठीक है. Planning the resources effectively and set realistic financial goals and make informed business decisions. इससे क्या होगा? हम लोग अपने गोल समझ पाएंगे कि हमारा जो हम लोग जो सोच रहे हैं वो एक्चुअल में अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. सो ऑल दैट वी आर कंसिडरिंग इन द रेवेन्यू फोरकास्टिंग. देन एक्सपेंस मॉडलिंग. एक्सपेंसेस के अंदर एक्सपेंसेस का एस्टिमेशन करना, कितने क्या क्या खर्चे लगने वाले हैं. आप एक बार पढ़ोगे, कुछ देख लोगे ना, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, सेल्स, सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, एडमिन, ओवरहेड, ये सारे खर्चे हमारे कितने लगने वाले हैं, उन सब के बारे में फोरकास्टिंग करना, उन सब के बारे में एस्टिमेशन बनाना कि इतना खर्चा लग सकता है. देन कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, forecasting the inflows outflows of cash. ठीक है, over a specific period, सेल्स रिसीट्स, एक्सपेंस, लोन रिपेमेंट्स, मतलब कैश फ्लोज एस्टिमेट करना कि हर ईयर ऑन ईयर हमारा कैश फ्लोज कितना होने वाला है अंडर डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस. हमारा रिसीट इतना होगा वर्सेस हमारा एक्सपेंडिचर इतना होगा. क्या हम लोग डेप्रिसिएशन वगैरह को कंसीडर करेंगे? डेफिनेटली नॉट, व्हाइल वी आर अराइविंग एट कैश फ्लोज, बिकॉज डेप्रिसिएशन से हमारा कोई भी कैश फ्लोज का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है. सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर. सेल्स रिसीट्स, एक्सपेंसेस कितने होंगे, हमारे लोन का रीपेमेंट कितने होने वाला है, हमको फंडिंग किस स्टेज पे कितना मिल सकता है, तो उसका भी थोड़ा आप रफ एस्टिमेशन बना सकते हो. प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, प्रॉफिटेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे. ठीक है, कि हमारा जो रेवेन्यू है वर्सेस जो एक्सपेंडिचर है, हमारा जो वर्सेस कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, वर्सेस हम लोग जो रीपेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट का, वर्सेस हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ऑल दैट को कंसीडर करके कि क्या हम लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या हमारा एबिटा प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, क्या हमारा नेट प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिटेबल है कि नहीं है. तो ऑल दैट एनालिसिस, gross margin, gross profit का margin, operating profit margin, then net profit analysis. So all that is basically part of your profitability analysis. Scenario analysis की अगर मैं बात करूं तो evaluating best case, worst case और best case, best आपको लास्ट में ही पढ़ा था ना, scenario analysis, base case, best case और base case scenario, worst case, base case और best case, worst, base और best case scenario. सो ये इन बेसिस पे भी अपन लोग एनालिसिस करते हैं कि डिफरेंट सिनारियोज में हमारा बिजनेस का पोजीशन क्या रहेगा. ठीक है, पोटेंशियल रिस्क और अपॉर्चुनिटीज क्या रहेगी अंडर डिफरेंट सिनारियोज. देन वैल्यूएशन मॉडलिंग. वैल्यूएशन मॉडलिंग एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ द स्टार्टअप. इसके अंदर भी कई सारे के मतलब हम लोग वैल्यूएशन टेक्निक्स को यूज करते हैं जिससे कि हम लोग अपना बिजनेस का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं. जैसे ब्लैक एंड शूज मॉडल यूज होता है. आप लोग एएफएम में पढ़ोगे, जब डेरिवेटिव चैप्टर आएगा ना, उसके अंदर ब्लैक शूज मॉडल आएगा.
वहां पे और भी 5-6 मॉडल्स बताए गए आपको वैल्यूएशन करने के लिए, तो वो भी यूजफुल होता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मेथड होता है, ब्लैक एंड फ्यूज मेथड होता है, तो देयर आर मेनी मेथड्स बाय व्हिच यू कैन डू वैल्यूएशन मॉडलिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के हिसाब से आपका फ्यूचर के अंदर वैल्यूएशन कहां तक पहुंच सकता है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली द लास्ट पार्ट, इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाता है जितना भी अपन ने ऊपर अपन ने कवर किया है, जैसे कि रेवेन्यू, कॉस्ट, आपको प्रॉफिटेबिलिटी, डिफरेंट सिनेरियो एनालिसिस, आपका बैलेंस शीट कैसा दिखेगा, तो वो भी अपन लोग क्या इसके अंदर बनाते हैं, कैश फ्लोज कैसा रहेगा वो सब इसमें बनाते हैं। नाउ मॉडर्न टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करने के लिए मॉडर्न टूल्स क्या होता है, आप लोग जैसे भी इंटरमीडिएट पास आउट होंगे और मे बी यू माइट बी सम ऑफ यू वुड बी सीए फाइनलिस्ट, बेसिकली मतलब जो ए ग्रुप क्लियर कर चुके हैं, जिनको सेट सी सेट डी का एप्लीकेबिलिटी रहेगा, या फिर जिन्होंने सीए इंटर में सिर्फ 6-7 पेपर ही कवर कंप्लीट किए थे इन द ओल्ड स्कीम आईपीसीसी में, तो वो लोग भी हो सकते हैं। तो मॉडर्न टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आपने ऑलरेडी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लिया होगा जो आईपीसीसी वाले हैं, और जो इंटर में जिन्होंने 6 पेपर कंप्लीट किए, आप या तो आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दिए होंगे या फिर ऑलरेडी करने वाले होंगे। तो आप लोग जब रियल वर्ल्ड में जाओगे, जब रियली आप प्रैक्टिकली काम करोगे ना, तो आपको ये सारे टूल्स के बारे में ऑटोमेटिकली पता चलने लग जाएगा धीरे धीरे। जैसे कि मॉडर्न टूल फॉर फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए काफी सारे टूल्स आते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एज इन व्हाट, क्विक बुक्स, टैली, जोहो बुक्स, तो ऐसे करके कई तरीके के फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, जिससे कि आप अकाउंटिंग इजी हो सकता है, इजी हो जाता है, और आपको जो रिपोर्ट चाहिए, आपको जो जो भी तरीके का एनालिसिस चाहिए, वो ऑलरेडी उन सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट होता है, तो आपको डायरेक्टली वहां से सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको उन सब रिपोर्ट्स का एनालिसिस का एक्सेस मिल जाता है। तो प्लेटफॉर्म्स लाइक क्विक बुक्स, जीरो, फ्रेश बुक्स, क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस सच एज टैली, इसमें नहीं दिए एग्जांपल्स, टैली हो गया, बीसी हो गया, आपका जोहो बुक्स हो गया, तो दीज आर कपल ऑफ एग्जांपल्स जो कि क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको। इससे आप बुक कीपिंग कर सकते हो, एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हो, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो, कॉस्ट इनकर का मतलब बाउचिंग को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। दीज आर बेसिकली द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर व्हिच आर देयर फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। देन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस टूल सॉफ्टवेयर, एफपी एंड ए सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि आपको बजटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, आपको फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं, मार्केट सिनारियो एनालिसिस करने के लिए आपको हेल्प हेल्प आउट करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको कोई पूछे कि आपको टूल्स है जो कि ऑटोमेट करते हैं बुक कीपिंग के टास्क को, ट्रैक एक्सपेंसेस, मैनेज इनवॉइसेस एंड जनरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, तो कौन से सॉफ्टवेयर काम आते हैं, तो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर काम आते हैं। लेकिन अगर आपको एनालिसिस करना है फाइनेंशियल मॉडलिंग का, ठीक है, बजट और फोरकास्टिंग करना है, उसके अलावा कंडक्ट करना है सिनारियो एनालिसिस, तो आप क्या यूज करोगे, तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एनालिसिस सॉफ्टवेयर जो आते हैं, एफपीए सॉफ्टवेयर का आप यूज करोगे, ठीक है। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स कब काम में आते हैं, जब आपको विजुअलाइज और एनालाइज करना है रियल टाइम डेटा को। आपने देखे होंगे जतन शाह करके, आपने देखा होगा, आपको कई बार एडवर्टीजमेंट आता होगा यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे वो लोग बिजनेस मॉडलिंग, फाइनेंशियल बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स के बारे में बताते हैं कि आप कैसे डैशबोर्ड्स बना सकते हो अट्रैक्टिव, क्रिएट इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स, इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स, जो कि हेल्पफुल होती है आपको किसके लिए, आपको अपने बिजनेस को पिच करने के लिए। आपको मालूम है अपन एक पेटीएम का एक देखा था डैशबोर्ड जैसा, वहाँ पे चार्ट रहते हैं ना, चार्ट्स रहते हैं वहाँ पे, पाई चार्ट बने हुए रहते हैं वहाँ पे, लाइन चार्ट्स रहते हैं, जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है घट रहा है, कॉस्ट कैसे हो रहा है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हो रहा है, तो वो डैशबोर्ड्स बनाते हैं। तो उन सब के एनालिसिस के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स आते हैं आपके पास। देन फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स, रेवेन्यू, कैश फ्लो, उसके बाद में एक्सपेंसेस, प्रॉफिटेबिलिटी, इनको एक ओवरव्यू देने के लिए, इनका की मैट्रिसेस के लिए आपको फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स बनते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल्स है टूल्स जैसे कि क्लिप फोलियो, गिको बोर्ड, गूगल डेटा स्टूडियो अलाउ स्टार्टअप टू मॉनिटर देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन रियल टाइम एंड ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड्स फाइनेंशियल गोल्स। तो फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स भी होते हैं। देन फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग टूल, फोरकास्ट करने के लिए, जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ा था ना ये वाला फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, एफपी एंड ए सॉफ्टवेयर, वैसे ही फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग के लिए भी अलग से टूल्स आते हैं, जो कि आपको मतलब सोफिस्टिकेटेड वे में आपको फाइनेंशियल मॉडल बनाने में हेल्प करते हैं, एनालाइज कॉम्प्लेक्स सिनारियोज, प्रेडिक्ट फ्यूचर फाइनेंशियल आउटकम्स, प्रेडिक्शन के लिए भी आपको यूजफुल होते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, एफपीए एंड ए के अंदर क्या होता है, एफपी एंड ए टूल्स के अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल मॉडल्स बना सकते हो आप, बजटिंग कर सकते हो, फोरकास्टिंग कर सकते हो, और लास्टली मार्केट सिनेरियो एनालिसिस करने के लिए एफपी&ए टूल्स यूज में आते हैं। वेयर एज आपके फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग टूल्स के अंदर आपको सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने में, एनालाइज करना है कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को। यहाँ पे आपको क्या होता है, आपको कंडक्ट करता है सिनेरियो एनालिसिस, लेकिन कॉम्प्लेक्स मार्केट सिनेरियो एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए आपको फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग टूल्स का यूज करना पड़ता है, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर फाइनेंशियल आउटकम्स।
अगर आपको फाइनेंशियल आउटकम्स क्या आने वाले फ्यूचर के अंदर उसको प्रिडिक्ट करना है, तो आपको फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग टूल्स हेल्प आउट करेंगे। एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो खाली एक्सपेंसेस का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि खाली आपके खर्चे किधर जा रहे हैं। अगर आप देखोगे ना, कई कई आजकल एप्लीकेशंस आती है जो आपके एक्सपेंसेस को मैनेज करती है, आपको बताती है कि आपका इतना खर्चा यहाँ पे जा रहा है, इतना खर्चा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो उसको एनालिसिस करने के लिए खाली एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि खाली एक्सपेंसेस को टारगेट करते हैं। देन फाइनेंशियल एनालिसिस एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो कि आपको ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस करके देते हैं। हालांकि ये आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी मिल जाते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से भी टूल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, अगर आपका सॉफ्टवेयर वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है तो वो लोग आप ले सकते हो। नाउ इंडिया स्पेसिफिक टेक टूल्स दैट आर अवेलेबल फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के लिए इंडिया स्पेसिफिक क्या अवेलेबल है? टैली सबको मालूम रहेगा, नाम सुना होगा, नहीं सुना आप आर्टिकलशिप करने के लिए जाओगे ना, तो सबसे पहले आपको टैली में तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आप कोई बड़ी फर्म में जाते हो तो आपको वहां पे बेसिकली जोहो बुक्स, क्विक बुक्स का भी एक्सेस मिल सकता है, ठीक है। तो एसएपी जो सॉफ्टवेयर होता है उसका भी आपको एक्सेस मिल सकता है समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। बड़ी फर्म्स में मिलता है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होती है, जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है, स्मॉल फर्म्स, वहां पे टैली वगैरह, जोहो बुक्स, ये फ्रिक्वेंटली ज्यादा यूज होता है। तो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए भी काम आया जाता है, पेरोल प्रोसेसिंग, जीएसटी कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब सारा काम करके देता है टैली भी आपको, ऐसा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इंडिया में कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है जिससे कि आप क्या हो सकता है, आपका अपने फाइनेंशियल्स को, मतलब फाइनेंशियल प्रिपरेशन के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में काम में ले सकते हो, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए काम में ले सकते हो। सबसे पहले टैली ईआरपी के बारे में अपन ने पढ़ा। देन देयर इज जोहो बुक्स, अगेन सिमिलर ऑन द टैली ईआरपी के लाइंस के हिसाब से जोहो बुक्स डेवलप हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, ये आपको सेम टू सेम वही बैंक रिकंसिलिएशन, थोड़ा और एडवांस फीचर्स दे सकते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनवॉइसिंग, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग सर्विसेज, क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो आप जोहो बुक्स के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। देन क्लियर टैक्स, जो ये खाली टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर है। अगर आप टैक्सेशन में काम करने वाले हो आर्टिकलशिप में, तो क्लियर टैक्स का आपको बहुत काम पड़ने वाला है, क्योंकि क्लियर टैक्स के थ्रू हम लोग टैक्स एंड कंप्लायंस करते हैं, टीडीएस कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग जीएसटी कैलकुलेशन भी करते हैं समटाइम। सो क्लियर टैक्स इज बेसिकली आपका ये टैक्सेशन से रिलेटेड पार्ट हो गया, जो कि आपको टीडीएस मैनेजमेंट में, ठीक है, जीएसटी कंप्लायंस के लिए, इनकम टैक्स फाइलिंग्स भी हो जाती है क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंडिया, जिससे कि थ्रू आप इनकम टैक्स फाइलिंग, जीएसटी फाइलिंग्स कर सकते हो, टीडीएस का कैलकुलेशन कर सकते हो, टीडीएस फाइलिंग्स कर सकते हो। तो ये जब आप रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में आप जब लोग कदम रख चुके हो या फिर कदम रखोगे, तब आपको इन सब चीजों के बारे में और भी ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग होगा। यहाँ पे तो खाली ऊपर ऊपर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या क्या सॉफ्टवेयर क्या क्या चीजों के लिए यूज में आते हैं। देन रेजर पे बेसिकली जब आप कोई भी क्लासेस परचेज करते हो तो आप रेजर पे के थ्रू पेमेंट करते हो, मतलब कोई भी अगर आप शॉपिंग भी करते हो ऑनलाइन, तो मेनी टाइम्स यू विल लुक कि अगर आप जब अमेजोन से कोई चीज मंगाते हो तो रेजर पे के थ्रू पेमेंट होता है। तो और भी कहीं से भी अगर आप कोई चीज परचेज करते हो तो रेजर पे के थ्रू पेमेंट होता है। तो ये बेसिकली एक क्या पेमेंट एग्रीगेटर है, पेमेंट गेटवे है, जो कि मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है कस्टमर की, और अल्टीमेटली जो सेलर होता है उसको प्रोवाइड करता है कि ये कस्टमर है, इसका ये शिपिंग एड्रेस है, आपको यहाँ पे ये शिप करना है, और ये भी इंश्योर करता है कि क्या उस कस्टमर से पेमेंट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। सो ऑल दैट सर्विसेज रेजर पे के थ्रू प्रोवाइड होता है। प्रॉफिट बुक्स अकाउंटिंग एंड इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर है, तो आपको जीएसटी इनवॉइसिंग भी करके देता है, आपको एक्सपेंस ट्रैकिंग भी देता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑल जो बाकी सब देते हैं वो लोग ये भी प्रोवाइड करते हैं। देन देयर इज क्विको। क्विको इज बेसिकली टैक्स प्लानिंग एंड कंप्लायंस सॉफ्टवेयर, जो कि आपको क्लियर टैक्स की जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जीएसटी, इनकम टैक्स रिलेटेड, अदर अदर फाइलिंग्स, जैसे कि कंपनी लॉ रिलेटेड फाइलिंग्स होते हैं, तो वो सर्विसेज भी आप यहाँ से करवा सकते हो। देन सही जीएसटी जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, खाली जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपको ईवी बिल जनरेट करना है, जीएसटी फाइलिंग करना है, जीएसटी का रिटर्न्स भरने हैं, ठीक है, ऑटोमेट करना है जीएसटी रिकंसिलिएशन को, तो सही जीएसटी इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर इन मार्केट टुडे। तो वो आप लोग देख सकते हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। कल को अगर आप भी कोई स्टार्टअप करोगे तो आपको भी पता होना चाहिए ना कि भाई मार्केट में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, ताकि मैं उनके थ्रू मेरा बिजनेस का, मेरा जो ये फालतू का जो कंप्लायंस का रिलेटेड जो पार्ट होता है वो मैं डायरेक्टली ऑटोमेट कर सकूं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, और जैसे आप करोगे तो आप जैसे जैसे करते जाओगे ना इन सब के बारे में और आपको नॉलेज मिलता जाएगा। Now how to approach, now the moving on to the next part, which is how to approach angel investors and the VC firms, ठीक है। सो हाउ डू वी अप्रोच, अब अपन को ये तो मालूम पड़ गया, ये सब बीच में ये आ गया था कि ना बेसिकली अपने को फाइनेंशियल मॉडलिंग से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ा कंटेंट आ गया कि फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं, तो उसके बारे में, टूल्स के बारे में आ गया। नाउ आवर मेन पार्ट वाज विद रिस्पेक्ट टू फंडिंग एंड वैल्यूएशन। फंडिंग के लिए अब हम लोग इन्वेस्टर्स के पास में, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में कैसे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। Now, joining startup incubator and accelerator like Y Combinator, Techstars, India-based ones such as T-Hub, NASCOM,
टी हब अपन ने पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर, और नासकॉम, जिसको हम लोग नासकॉम भी बोलते हैं। 10,000 स्टार्टअप्स कैन, नासकॉम 10,000 स्टार्टअप्स कैन आल्सो फैसिलिटेट कनेक्शन विद द इन्वेस्टर्स। वाई कॉम्बिनेटर के पास में जाओ, आप वाई कॉम्बिनेटर को रीच आउट करो, वहां पे आप इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली आप वीसी फर्म के पास जा सकते हो। तो हाउ डू यू गेट इन टच विद दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स? तो एडिशनली आपको मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हाउ यू कैन रीच आउट टू दीज पीपल। तो सबसे पहले तो अटेंड स्टार्टअप इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, स्टार्टअप के इवेंट्स और कॉन्फ्रेंस अटेंड करो। जैसे कि अक्रॉस इंडिया स्टार्टअप समिट्स होते हैं, ठीक है, स्टार्टअप्स एग्जीबिशंस होते हैं। स्टार्टअप में वहां पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वहां पे स्टार्टअप्स लेके आते हैं, फाउंडर्स अपने बिजनेस आइडिया को वहां पे बताते हैं। तो एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव्स होते हैं, तो आप वहां पे जाके अपने बिजनेस को, अपने आइडिया को वहां पे रीच आउट करो, वहां पे इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करो खुद को। तो उससे क्या होगा कि आपका रीच बढ़ता है, बस लोगों को मालूम पड़ेगा कि आपका बिजनेस क्या है, आप क्या सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, क्या प्रॉब्लम के लिए लेके आ रहे हो, क्या वो एक बड़ा मार्केट बन सकता है कि नहीं बन सकता आप आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो इन्वेस्टर वहां पे आपको मिल जाते हैं, वहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, बड़े बड़े फ्रॉम आउटसाइड इंडिया से भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं वहां पे पैसा लगाने के लिए बिजनेसेस के अंदर। तो बेसिकली अटेंड करो स्टार्टअप इवेंट्स को, कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी लो, ठीक है। इसके बारे में आपको स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट से मालूम पड़ सकता है कि कहाँ कहाँ पे स्टार्टअप इंडिया कॉन्क्लेव होने वाले हैं, कहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होने वाली है। तो स्टार्टअप इंडिया एमसीए के थ्रू भी कभी कभार मालूम पड़ जाता है, लेकिन मेजोरिटी आपको स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट से वहीं से ही मालूम पड़ता है, ठीक है। लेवरेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे कि अपन ने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा था कि एंजल इन्वेस्टर के नेटवर्क कौन कौन से, ठीक है। तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था एक लेट्स वेंचर करके, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अपन लोग डायरेक्टली कस्टमर को, इन्वेस्टर को, पोटेंशियल इन्वेस्टर को रीच आउट कर सकते हैं। तो हम लोग को उन चीजों का यूज करना चाहिए। जैसे लेट्स वेंचर पे जाके आप, वेबसाइट पे जाके आप वहां पे गो थ्रू करो, तो आपको 10 चीजें वहां पे सीखने को मिलेगी कि हम लोग कैसे रीच आउट कर सकते हैं। वहां पे दिया हुआ रहेगा कि दीज आर द इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग फॉर दीज काइंड ऑफ स्टार्टअप, तो आप डायरेक्टली उनको रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। एंजल लिस्ट इंडिया है, एंजल नेटवर्क्स के थ्रू आप लोग कैन रीच आउट टू एंजल इन्वेस्टर्स, वीसीज के पास आप जा सकते हो। सीक इंट्रोडक्शन फ्रॉम लोकल नेटवर्क्स, जैसे कि बैंगलोर इज कंसिडर्ड टू बी द इंडिया का स्टार्टअप हब माना जाता है। तो वहां पे अगर आप जाओगे ना, तो ऑलरेडी जो आपकी कोई स्टार्टअप है, तो आपसे जो एक स्टेप ऐड है ना, आप उसके साथ रीच आउट करो कि यार आप यहाँ पे पहुंचे हो, तो वो आपको टाइम भी दे पाएगा, ठीक है, सम थोड़ा टाइम भी दे पाएगा कि ना आप अपने बिजनेस के अंदर मतलब कौन से इन्वेस्टर्स आपको इन्वेस्ट कर पाएंगे, वो आपको गाइडेंस दे पाएंगे। तो आप लोकल नेटवर्क्स, लोकल जो मतलब बेसिकली आपके जो एरिया के अंदर जो फाउंडर्स है, उनको आप रीच आउट करने की कोशिश करो। वो 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 लोग ने वो फेस देखा जो आपने देखा है, वो आप जो देख रहे हो ना, वो ऑलरेडी देख के नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट मोर। तो उनके थ्रू आप कर सकते हो। ये लोग क्या करते हैं, दीज नेटवर्क्स ऑफन होस्ट इवेंट्स, पिच सेशंस, इन्वेस्टर मीटअप्स। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि ऑलरेडी जो लोग होते हैं ना, ये लोग इन्वेस्टर मीटअप सेशंस वगैरह ये लोग कंडक्ट करते हैं, तो आपको डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के साथ जान पहचान करवा सकते हैं। देन अप्लाई टू इंडियन स्टार्टअप एक्सेलरेटर एंड इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर और इनक्यूबेटर्स के साथ आप जा सकते हो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था देश पांडे फाउंडेशन का, तो आप वहां पे, उनका एक साल में एक इवेंट होता है, ठीक है। तो वो अराउंड जनवरी फरवरी के मंथ के अंदर होता है। तो लास्टली मैंने फरवरी के अंदर उनका अटेंड किया था। तो बेसिकली आप वहां पे जाओ, वहां पे अपना स्टॉल्स लगाओ, ठीक है, उनको रीच आउट करो। वहां पे आपको नए नए फाउंडर्स मिलेंगे, नए नए इन्वेस्टर्स मिलेंगे, नए नए फिलैंथ्रोपिस्ट्स मिलेंगे फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आते ही वहां पे इसलिए ताकि वो लोग नए इंडिया के अंदर जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए बिजनेसेस आ रहे हैं, वहां पे इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। तो वो उस तरीके से आप लोग क्या नहीं, एक्सेलरेटर्स और इनक्यूबेटर्स के पास में आप जाओ। देश पांडे फाउंडेशन इज अ काइंड ऑफ इनक्यूबेटर, ठीक है। तो लेट मी टेल यू, क्राफ्टिंग अ कंपेलिंग पिच एंड डायरेक्ट रीच आउट, एक अच्छा जोरदार पिच बनाओ, शार्क टैंक इंडिया पे जाके वहां पे दो आप। तो दैट इज आल्सो डायरेक्ट वे कि आप डायरेक्टली उनको रीच आउट करो, कि आपको मालूम है, आप सर्च करो इंटरनेट पे कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं, और डायरेक्टली आप उनको रीच आउट कर सकते हो। अब इस केस के अंदर आपके पास में बहुत कम चांसेस है कि वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि उनको, उनके पास में दिन में हजारों ईमेल्स आती होंगी वैसे। बट जस्ट हैव टू ट्राई, क्या पता आपका लक अच्छा हो और वो आपके पास डायरेक्टली रीच आउट भी कर सकते हैं। सो दैट इज आल्सो अ वे बाय विच यू कैन रीच आउट। कंपेलिंग पिच, एलिवेटर टाइप ऑफ पिच, आप एक वीडियो बना के डाल सकते हो, सोशल मीडिया पे डाल सकते हो कि भाई हम लोग ना ऐसा प्रोडक्ट है, इसका ये सॉल्यूशन है, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप हमारे पास में हो। तो आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यार, जहां से आप ना फंडिंग ले सकते हो। क्राउड फंडिंग भी एक तरीका है फंडिंग लेने का। तो बेसिकली है ऐसी सारी चीजें। नाउ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू अप्रोच इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले तो पिच बनाओ, अपना पिच बनाओ कि मैं क्या पिच करने वाला हूँ उनके सामने, ठीक है। यहाँ पे आप बिजनेस आइडिया के बारे में बताओ, वैल्यू प्रपोजिशन, प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, सेम टू सेम वही पॉइंट्स यहाँ पे डाल दिए उन्होंने, ऐसे ही चिपका दिए। रिसर्च इन्वेस्टर के बारे में रिसर्च करो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किस टाइप ऑफ बिजनेस में वो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उनके इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस के बारे में पता करो, इंडस्ट्री फोकस, कौन सी इंडस्ट्री में ज्यादा पैसे डालते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट स्टेज,
कि क्या वो प्री सीड स्टेज के अंदर पैसा डालते हैं या फिर सीड ए के सीड स्टेज के अंदर भी वो पैसा डाल देते हैं, या फिर वो सीरीज ए बी सी डी के अंदर ही पैसा डालते हैं। तो आप किस स्टेज के अंदर हो वो भी आप डिटरमाइन करो कि क्या जो इन्वेस्टर है वो इस स्टेज के अंदर वो लोग पैसा डालने में इंटरेस्टेड रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो वो भी आपको देखना है। ठीक है, look for investors who align with your startup's vision and values। आपके स्टार्टअप के विजन और वैल्यूज को जो साकार कर सके वैसे स्टार्टअप के वैसे इन्वेस्टर के बारे में सोचो। क्राफ्ट अ कंपेलिंग पिच डेक, पिच बनाओ, पिच डेक करो, मतलब वहां पे जाके विजुअली अपीलिंग पिच डेक टेल्स योर स्टार्टअप का स्टोरी। अब आपके स्टार्टअप का स्टोरी के बारे में बताया, आपके बिजनेस मॉडल के बारे में बताया, आपके ट्रैक्शन, आपकी टीम के बारे में बताया। तो पिच डेक बेसिकली आपको प्रेजेंटेशन बनाओ एक ऐसा, तो बेसिकली जो एनहांस करेगा, जो इंगेज करेगा आपके इन्वेस्टर को आपके साथ कनेक्ट करने में। ठीक है, रीच आउट टू द इन्वेस्टर, ये सब होने के बाद रीच आउट करो इन्वेस्टर को। अपन ने देखा था यहाँ पे 4-5 तरीके देखे थे। ठीक है, क्राफ्टिंग ए कंपेलिंग पिच डेक, यहाँ पे अपन ने ये देखा था कि आप लिंक्डइन ईमेल्स के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू अपन आप लोग क्या कर सकते हो कि उनको रीच आउट कर सकते हो। आई थिंक लिंक्डइन वाला पॉइंट आई फॉरगॉट देयर कि पिच डेक बना के डायरेक्टली आप ईमेल्स करो उनको, लिंक्डइन के थ्रू आप उनको रीच आउट करो। आजकल तो लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप कोई जॉब्स ले सकते हो। ठीक है, एक लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना मत भूलिएगा। अगर आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली एक लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ और रीच आउट करो अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करो, क्योंकि इतना ज्यादा नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिलेगा ना वहां पे अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, मतलब यू विल बी अमेज्ड शोइंग दैट, नोइंग दैट। तो मतलब आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके थ्रू भी आपका रीच बढ़ेगा, लिंक्डइन के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हो। तो लाइकवाइज रीच आउट करो इन्वेस्टर्स को। कैसे करोगे? ईमेल्स, लिंक्डइन, डायरेक्ट मैसेज करो उनको, टारगेट इन्वेस्टर्स को। सो दैट इज देन पिच योर स्टार्टअप। रीच आउट किया, इन्वेस्टर को पसंद आया, अपने 2 से 2 मिनट से 2 मिनट तक का एक एलिवेटर पिच का एक वीडियो बना के दिया उनको। अगर वो इंटरेस्टेड रहेंगे तो वो आपको रीच आउट करेंगे कि यार हमको आपके बिजनेस में और जानना है, तो फिर आप उनके सामने पिच करो आपके स्टार्टअप को। सो दैट इज बेसिकली द 5 स्टेप का प्रोसेस है। और फॉलो अप एंड क्लोज द डील। अब क्या होता है ना, कई बार इन्वेस्टर्स सुन तो लेते हैं आपके बारे में बात, फिर बोलते हैं कि वी विल गेट बैक टू यू, वो लोग नहीं आते। तो आपको कंटिन्यूअसली फॉलो अप करना है कि क्या पता उनको कुछ ना कुछ मिसिंग लगा हो आपके अंदर, आपके बिजनेस के अंदर। सो यू हैव टू रीच आउट टू देम कि आपको मतलब कि आप हम लोग बिजनेस, आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। यू टेल देम कि हम लोग का वी आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन टू यू, ऐसा करके मतलब आप उनको कन्विंस करो कि आप हमारे बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्ट करो ही करो। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर फंडिंग के बारे में। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे टर्म शीट के बारे में, टर्म शीट और उससे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 के जो लास्ट की जो मेन कॉन्सेप्ट, अच्छे कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अपने को अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सो वी विल स्टार्टिंग विद दैट। सो अंडरस्टैंडिंग टर्म शीट। टर्म शीट क्या होता है, देन इन्वेस्टर का अग्रीमेंट क्या होता है, इक्विटी डाइल्यूशन क्या होता है, और साइंस बिहाइंड स्टार्टअप वैल्यूएशन। तो ये 4 चीजें हैं विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे पहले तो टर्म शीट। टर्म शीट क्या होता है? जब एक बिजनेस के अंदर स्टार्टअप इंटरेस्टेड होता है, सॉरी, जब एक स्टार्टअप के अंदर एक इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होता है तो वो उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। लेकिन वो इन्वेस्ट करने से पहले एक अग्रीमेंट बनाता है कि भाई हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, हमको कितना इक्विटी मिलेगा, हमारा जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किसके लिए यूज होगा। ठीक है, इक्विटी डाइल्यूशन कैसे होगा, इक्विटी डाइल्यूशन के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मतलब बताने के लिए बता रहा हूँ कि इक्विटी डाइल्यूशन के बारे में बताते हैं, समरी बताते हैं कि इसमें पार्टीज कौन कौन है। तो मतलब कि पूरा पूरा अग्रीमेंट बनाते हैं कि हम लोग कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो पूरा का पूरा एक टर्म शीट इज अ काइंड ऑफ ड्राफ्ट अग्रीमेंट होता है जो कि बोथ द पार्टी साइन करती है और उसी के बाद में इन्वेस्टमेंट चला जाता है। ठीक है, तो लेट अस सी। इट इज अ फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द की टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट डील। जैसे कि मैंने बताया इन्वेस्टमेंट डील कर रहे हैं तो उसकी जो की टर्म्स एंड कंडीशंस होने वाली है, की जो की फैक्टर्स है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बिटवीन द स्टार्टअप एंड द इन्वेस्टर। ठीक है, इट इज अ रोड मैप that for negotiation and providing clarity in the rights, obligation and expectations of the both the parties। मतलब आपको बताएंगे आपको इतना इक्विटी मिलेगा, हम लोग इतना इन्वेस्ट करने वाले हैं आपके बिजनेस के अंदर, हमारे ये राइट्स होंगे, हमारे ये ऑब्लिगेशंस होंगे, आपकी लायबिलिटीज ये होगी, हमारी लायबिलिटीज ये होगी, आपके राइट्स ये होंगे, हमारे राइट्स ये होंगे। तो बेसिकली जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी ऑब्लिगेशंस होते हैं, जितने भी राइट्स होते हैं, वो सब लोग अपन क्या करते हैं, टर्म शीट के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं टर्म शीट के। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड समरी। इंट्रोडक्शन अबाउट द पार्टीज, कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व है और व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन दैट वी आर एंटरिंग इनटू। वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टमेंट डिटेल्स के बारे में बताते हैं। वैल्यूएशन एज अबाउट द प्री मनी वैल्यूएशन। तो आपने यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ प्री मनी वैल्यूएशन। प्री मनी वैल्यूएशन बोले तो क्या, प्री मनी वैल्यूएशन बोले तो अगर आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन अभी 100 करोड़ है और मैं आपका स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, इन्वेस्ट करने से पहले आपका वैल्यूएशन कितना 100 करोड़ है, लेकिन मैं इन्वेस्ट कर दूंगा उसके बाद वैल्यूएशन क्या हो जाएगा। सो दैट इज पोस्ट मनी वैल्यूएशन।
इन्वेस्टमेंट डालने से पहले जो आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन है दैट इज कॉल्ड एज द प्री मनी वैल्यूएशन। तो बेसिकली जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं ना, जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो प्री मनी वैल्यूएशन के बेसिस पे होते हैं कि अभी आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन 100 करोड़ है, तो मैं आपके स्टार्टअप के अंदर 10% इक्विटी ले लूंगा, तो उसके बाद में आपका वैल्यूएशन क्या हो जाएगा। सो दैट इज बेसिकली द प्री मनी वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। और इन्वेस्टमेंट जाने के बाद आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन क्या होगा, दैट विल बी द पोस्ट मनी वैल्यूएशन। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ फंडिंग टू बी रेज्ड, इसमें बताते हैं कि कितना फंड्स रेज होने वाला है। एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन, जैसे कि मैंने बताया इन्वेस्टमेंट जाने के बाद आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा। ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर आप इक्विटी की फॉर्म में दोगे या फिर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में पैसा डाल रहे हो, या फिर आप किस तरीके के व्हाट आर द टाइप प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू आप पैसा डाल रहे हो, तो मतलब किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, क्या इंस्ट्रूमेंट कंपनी आपको इश्यू करेगा फॉर योर इन्वेस्टमेंट, तो दैट इज आल्सो कवर्ड इनटू दिस। फाउंडर का वेस्टिंग, फाउंडर वेस्टिंग मतलब कि फाउंडर का इक्विटी कब वेस्ट करने वाला है। फाउंडर वेस्टिंग के बारे में ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, वी विल बी स्टडीइंग इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे कि फाउंडर वेस्टिंग क्या होता है, इक्विटी वेस्टिंग क्या होता है, तो वो लोग अपन पढ़ेंगे। तो फाउंडर वेस्टिंग इज बेसिकली एक स्टार्टअप को, मतलब एक फाउंडर को बांध के रखना है अपने बिजनेस के अंदर कि अगर आप 10 साल तक हमारे बिजनेस के अंदर टिकते हो तो ही हम आपको 1000 करके शेयर्स अक्यूमुलेट होंगे और आपको एट द एंड ऑफ 10 इयर्स आपको 10,000 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप बीच में छोड़ के चले गए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो दैट इज फाउंडर का वेस्टिंग की मतलब जो फाउंडर्स है, को फाउंडर्स है, उनका वेस्टिंग होने वाला है कि नहीं होने वाला, या फिर उनको डायरेक्टली ओनरशिप देके रखी है कि आपका 25% है, उसका 25 है और मेरा 50 है, ऐसा करके रखा है। तो दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द टर्म शीट। देन गवर्नेंस एंड कंट्रोल्स वोटिंग राइट्स क्या होगा, बोर्ड का कंपोजिशन क्या होगा, जो इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं क्या वो बोर्ड के अंदर मेंबर बन पाएंगे क्या। सो ऑल दैट इज आल्सो कवर्ड इनटू योर टर्म शीट। राइट्स एंड प्रोटेक्शंस, किसकी क्या राइट है, किसकी क्या ऑब्लिगेशंस है, जैसे कि प्रीएम्प्टिव राइट्स होता है। ठीक है, अगर मान लो प्रीएम्प्टिव राइट्स होता है, ड्रैग अलोन आता है, टैग अलोन राइट्स होता है। तो लेट्स सी व्हाट इज प्रोटेक्टिव राइट्स होते हैं, जैसे कि ड्रैग अलोन मतलब अगर कल को अगर फाउंडर्स अपने शेयर्स बेच के जा रहे हैं, कल को अगर फाउंडर्स अपने शेयर्स बेच के जा रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा डाला है तो उनके पास राइट है कि वो फाउंडर्स के साथ अपने भी शेयर्स बेच सके। मतलब फाउंडर्स अकेले अकेले वो शेयर्स बेच के नहीं निकल सकते, फाउंडर्स को इन्वेस्टर को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्टर को भी आप ड्रैग करके अपने शेयर्स के साथ में बेच दो। तो दैट इज बेसिकली द ड्रैग अलोन राइट। एंटी डाइल्यूशन मतलब कल को आपने इन्वेस्टमेंट किया लेट्स से 100 करोड़ वैल्यूएशन पे, कल को वैल्यूएशन गिर गया तो आपका इक्विटी डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या होगा, आपको राइट्स एंड प्रोटेक्शन मिलते हैं कि आपको एंटी डाइल्यूशन की प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे उस एग्रीमेंट के अंदर, और अगर कल को वैल्यूएशन भी गिरता है तो आपका इक्विटी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देन एग्जिट स्ट्रेटजीज की एग्जिट कैसे मिलेगा इन्वेस्टर को, कि क्या वो अपने शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू किसी और को सेल कर सकता है, या फिर आईपीओ के थ्रू मिलेगा, या फिर कोई मर्जर एक्विजिशन करेंगे उसके अंदर कोई हमको परचेज कंसिडरेशन पे करेगा और फिर फाउंडर और इन्वेस्टर को एग्जिट मिल जाएगा। तो एग्जिट कैसे मिलने वाला है उसके अंदर भी यहाँ पे बताते हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशंस मतलब कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो वहां पे उस पर जुरिस्डिक्शन क्या होगा, कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना जरूरी है। सो ऑल दैट इज आल्सो कवर्ड इनटू योर टर्म शीट। देन कंडीशन प्रेसिडेंट्स, तो जो भी ड्यू डिलिजेंस होता है ना उसके अंदर कंडीशन प्रेसिडेंट होता है, एक होता है कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब इन्वेस्टमेंट जाने से पहले आपकी वो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से कोई अगर आपका आउटस्टैंडिंग ड्यूज है लेबर लॉज का, ठीक है, लेबर लॉज का आपने पेमेंट नहीं करके रखा है, तो वो कंडीशन प्रेसिडेंट हो सकता है। मतलब आपका जो लेट्स से आपका 1 करोड़ रुपए का लाइबिलिटी आ रहा है बिकॉज ऑफ यू हैव नॉट मेड द लेबर लॉज का कंट्रीब्यूशन। अभी कल को एक इन्वेस्टर आपके बिजनेस में 10 करोड़ रुपीस डाल रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका 1 करोड़ तो आपके लेबर लॉस मतलब उसको पेमेंट करने में चला जाएगा। टू अवॉइड दैट क्या होता है, कंडीशन प्रेसिडेंट डालते हैं कि मतलब आपका स्टार्टअप में आपका इन्वेस्टमेंट जाने से पहले स्टार्टअप को जो 1 करोड़ का लाइबिलिटी है उसको सेटल करना पड़ेगा। सो दैट इज बेसिकली कंडीशन प्रेसिडेंट। कई बार कंडीशन सब्सिक्वेंट भी होते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट जाने के बाद में आपको कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। सो दैट इज बेसिकली कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट का कॉन्सेप्ट होता है। देन एक्सपायरेशन एंड बाइंडिंग नेचर कि ये जो टर्म शीट है ये कब एक्सपायर होगी, किन किन पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगी, तो दैट इज आल्सो कवर्ड इनटू योर एक्सपायरेशन एंड बाइंडिंग नेचर। ठीक है। In addition to the fundamental content components mentioned earlier, there are certain more components which can be included into the term sheet. जैसे कि एग्जांपल के लिए एंटी डाइल्यूशन प्रोविजन, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कल को अगर सब्सिक्वेंट राउंड्स के अंदर आपका वैल्यूएशन गिर जाता है स्टार्टअप का, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, उनका इक्विटी उनका जो उन्होंने हायर वैल्यूएशन पे जो इन्वेस्टमेंट करके रखा था, तो उनका इक्विटी का वैल्यूएशन बिकॉज ऑफ उनका जो इक्विटी है उसका वैल्यूएशन भी गिरेगा बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन वैल्यूएशन। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी डाइल्यूशन की प्रोविजंस भी डाल सकते हैं। ठीक है। लिक्विडेशन प्रेफरेंस, लिक्विडिटी के टाइम में किसको कितना राइट मिलेगा,
वो भी अपन लोग यहाँ पे डाल सकते हैं कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डेट को तो सबसे पहले पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद में इक्विटी के अंदर भी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स वालों को पहले पैसा मिलेगा, उसके बाद में जो एक्चुअल में इक्विटी होल्ड करते हैं उनको पैसा मिलेगा। तो लिक्विडेशन प्रेफरेंस भी बताते हैं कि किसको किस टाइम पे और कितना लिक्विडेशन के टाइम में पैसा मिलेगा। कन्वर्जन राइट, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इश्यू करके रखी है, जैसे कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर दिए। मतलब आज तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, लेकिन आज से 5 साल के बाद वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो कितने शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, क्या वैल्यूएशन पे कन्वर्ट होंगे, तो ऑल दैट, सॉरी सॉरी, तो ऑल दैट इज आल्सो मेंशन इनटू द टर्म शीट की। अगर आप लोग और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप देखोगे ना स्टार्टअप्स के अंदर, मैंने जो देखा है वो कुछ ना कुछ तरीके के कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं स्टार्टअप्स टू द इन्वेस्टर्स, कि आज से 5 साल के बाद 10 साल के बाद आपके जो ये इंस्ट्रूमेंट्स है कन्वर्टेबल, उसको हम लोग इक्विटी के अंदर डाइल्यूट कर देंगे। सो दैट कम्स आफ्टर 5 years 10 years, उनको टाइम मिलता है कि उसके बाद में आपको इक्विटी मिलेगी। तो क्या वैल्यूएशन पे मिलेगी, कितने शेयर्स मिलेंगे, क्या वो फिक्स्ड होगा या फिर वेरिएबल होगा, तो ऑल दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन योर टर्म शीट। रिडम्पशन राइट मतलब प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हैं तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कब होगा, डिबेंचर्स इश्यू किए हैं तो डिबेंचर्स का रिडम्पशन कब होगा, तो दैट इज आल्सो कवर्ड इनटू योर रिडम्पशन राइट, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इंफॉर्मेशन राइट, इंफॉर्मेशन राइट मतलब इंफॉर्मेशन राइट ग्रांट इन्वेस्टर एक्सेस टू सर्टेन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, अलाउइंग देम टू मॉनिटर देयर इन्वेस्टमेंट एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। मतलब इंफॉर्मेशन राइट्स वहां पे आप डाल सकते हो कि आपके बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल से जो भी की चेंजेस होंगे बिजनेसेस के अंदर, कोई अगर लेट्स से कोई फाउंडर चेंज हुआ, कोई एम्प्लॉय चेंज हुआ, कोई की एम्प्लॉय चेंज हुआ, तो उससे रिलेटेड आपको हमको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे आप इन्फॉर्मेशन राइट्स भी डाल सकते हो कि आपको आपके बिजनेस के अंदर कोई भी चेंज होता है तो आपको हमको ऑपरेशनल हो चाहे फाइनेंशियल चेंज हो, आपको हमको इंटीमेट करना है। ठीक है, बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में अपन ऑलरेडी कवर कर लिया था कि बोर्ड में मेंबर्स रिप्रेजेंटेशन राइट्स किसके पास होगा, आप बोर्ड मेंबर बनोगे कि नहीं बनोगे, दैट इज कवर्ड। देन फाउंडर का रेस्ट्रिक्शन, फाउंडर रेस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कि कल को क्या पता, आज तो मैंने आप एक अच्छे फाउंडर हो, आपको देख के मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कल को आप बिजनेस छोड़ के चले गए तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो फाउंडर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालते हैं कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इट इज सब्जेक्ट टू द फाउंडर रेस्ट्रिक्शन, कि ये जो मेरा फाउंडर है, जो फाउंडर जो है बिजनेस के अंदर करंट, वो 10 साल तक बिजनेस के अंदर रहेंगे तो ही मैं इन्वेस्टमेंट डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। अगर वो चला गया तो फिर मेरे को मेरा इन्वेस्टमेंट कंपनी को प्रायोरिटी बेसिस पे रिटर्न करना पड़ेगा। सो बेसिकली दोस काइंड ऑफ फाउंडर रेस्ट्रिक्शंस आर आल्सो बीइंग पुट। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉन कम्पीट एक्टिविटीज में चले जा सकते हैं, ठीक है, नॉन सॉलिसिट क्लोज हो सकते हैं, ताकि फाउंडर्स दूसरे जाके के सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस के अंदर वो एंगेज ना हो सके। देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल होता है, ईसॉप पूल होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स होते हैं। देन प्रीएम्पशन राइट, प्रीएम्पशन राइट मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से अगर आप सब्सिक्वेंट राउंड्स के अंदर इक्विटी रेज करना चाहते हो, आई मीन फंड्स रेज करना चाहते हो बाय वे ऑफ इशूइंग इक्विटी, तो उस केस के अंदर एक प्रीएम्प्टिव राइट होता है। मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, आप उनको ऑफर करो सबसे पहले कि भाई मेरे को अभी मेरा 100 करोड़ का वैल्यूएशन था, अभी मेरा वैल्यूएशन 150 करोड़ हो गया है और अभी मेरे को और इक्विटी रेज करना है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास में जाओ, उनको बोलो कि सर आप इंटरेस्टेड हो गए हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, आप सबसे पहले उनके पास में जाओगे। अगर वो ना करते हैं तभी आप एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के पास में जा सकते हो। तो दैट इज बेसिकली द प्रीएम्प्टिव राइट। एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, कल को कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसका रेजोल्यूशन कैसे होगा उसके बारे में भी टर्म शीट के अंदर लिखा हुआ रहता है। तो ये सारे क्या होते हैं, बेसिकली अग्रीमेंट्स टर्म्स होते हैं जो कि टर्म शीट के अंदर डिफाइंड होते हैं, सारे के सारे राइट्स ऑब्लिगेशन सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं टर्म शीट के अंदर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, इन्वेस्टर एग्रीमेंट एंड इक्विटी डाइल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टर का एग्रीमेंट क्या होगा, ये इन्वेस्टर एग्रीमेंट बोलो तो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट हो सकता है या फिर शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट भी बोलते हैं इसको। इट इज आल्सो नोन एज शेयर होल्डर एग्रीमेंट या फिर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट या फिर शेयर होल्डर एग्रीमेंट, जो कि स्टार्टअप के और बेसिकली इन्वेस्टर्स के बीच में की पॉइंटर्स को वो लोग क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट टर्म्स तो बेसिकली कॉमन स्टॉक, प्रेफरेंस स्टॉक्स, मतलब किस तरीके की सिक्योरिटीज इशू करोगे आप फॉर द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। राइट्स एंड प्रोटेक्शंस क्या रहेंगे, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, फाउंडर रेस्ट्रिक्शन, एग्जिट स्ट्रेटजी, ये सब अपन ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं। सिमिलर टाइप्स ऑफ डेफिनेशन यहाँ पे देखे रखिए। नाउ कम्स अप द इक्विटी डाइल्यूशन। इक्विटी डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, equity dilution occurs when a startup issues additional shares of stock either through a new financing round or employee stock option grants। मतलब सब्सिक्वेंट कल को आपकी आपकी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टार्टअप ने अपने बिजनेस के अंदर से लेट्स से ऑलरेडी 30% इक्विटी डाइल्यूट कर दी है और जो 70% है वो फाउंडर्स के बीच में डिवाइडेड है। कल को क्या होगा, कल को कोई सब्सिक्वेंट राउंड लेके आता है वो, ठीक है,
कल को कोई सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ फंडिंग लेके आता है, मतलब और फंडिंग लाने के लिए वो लोग इक्विटी इश्यू करते हैं, या फिर आपको एक ईसॉप पूल बना के रखा था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का, वो ईसॉप पूल के थ्रू आप एम्प्लॉइज वेस्ट हो गए हैं शेयर्स उनको, और आप एम्प्लॉइज को शेयर्स इश्यू करने वाले हो, तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो इक्विटी है वो डाइल्यूट होगा, करेक्ट। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द इक्विटी डाइल्यूशन। आपको अपने हिस्से में से कुछ देनी पड़ेगी, 70% आपका हिस्सा, तो उसमें से कुछ इक्विटी देनी पड़ेगी। अगर आप नए शेयर्स इश्यू कर रहे हो तो आपने अपने शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो दैट सॉर्ट ऑफ समथिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इक्विटी डाइल्यूशन बोलते हैं। देयर बाय रिड्यूसिंग द, तो इससे आपका ओनरशिप परसेंटेज क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द इक्विटी डाइल्यूशन। तो अपन लोग बात कर रहे थे इक्विटी डाइल्यूशन के बारे में। तो इक्विटी डाइल्यूशन किस तरीके के, तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द इक्विटी डाइल्यूशन। इसके लिए सबसे पहला फैक्टर होता है कि न्यू फाइनेंसिंग राउंड, मतलब नया फाइनेंसिंग राउंड होता है, आप नया फंड रेज कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, इक्विटी इश्यू करनी पड़ती है, तो इससे आपका इक्विटी डाइल्यूट हो सकता है। सेकंड इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ईसॉप के थ्रू, ईसॉप जब होता है ना, ईसॉप इश्यू करते हो, तो ईसॉप पूल के अंदर अगर कोई एम्प्लॉइज का अगर मान लीजिए टाइम हो गया, पूरा इन्वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया, तो उस केस के अंदर आपको उसे शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे और आपका इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगा। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, कई बार क्या होता है, कन्वर्टेबल जो सिक्योरिटीज होती है ना, जैसे आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल स्टॉक्स वगैरह आपने कुछ इश्यू करके रखे थे, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आपने इश्यू किए थे, अब उनका मैच्योरिटी पीरियड आ गया, अब आपको उनको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर कोई कंडीशंस के ऊपर अगर आपने इश्यू किए थे, तो अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो गई है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स को इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इससे भी आपका इक्विटी डाइल्यूशन होता है। एंड लास्टली एंटी डाइल्यूशन प्रोविजन, मतलब एंटी डाइल्यूशन प्रोविजंस कॉमनली इंक्लूडेड इन इन्वेस्टर एग्रीमेंट protect investors from diluting by adjusting the conversion price of convertible shares in the event of down round financing। मतलब अब क्या होता है, कई बार जैसे कि अपन ने पढ़ा था एंटी डाइल्यूशन के बारे में, पहले भी अपन ने समझ रखा है कि अगर सब्सिक्वेंट राउंड के अंदर अगर आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन गिर जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि फिर आपको ज्यादा इक्विटी इश्यू करनी पड़ती है, कम पैसे मिलते हैं, तो उस केस के अंदर आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको उनको इक्विटी इश्यू करना पड़ सकता है। तो दैट इज बेसिकली उसकी वजह से भी आपकी क्या हो सकता है, इक्विटी डाइल्यूशन हो सकता है। नाउ हाउ कैन यू मैनेज द इक्विटी डाइल्यूशन, मतलब इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले तो नेगोशिएटिंग फेवरेबल टर्म्स, मतलब स्टार्टअप कैन नेगोशिएट फेवरेबल टर्म्स सच एज वैल्यूएशन कैप्स, पार्टिसिपेशन राइट्स टू मिनिमाइज द डाइल्यूशन इफेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मतलब कई बार क्या होता है, अगर आप कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू करते हो ना, तो उसके अंदर एक कैप डाल देते हैं कि इससे ज्यादा आपके स्टार्टअप का वैल्यू, आपका मतलब वैल्यूएशन का, आपकी जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम लोग, मतलब आपका जो इक्विटी हम लोग इश्यू करेंगे उसका एक कैप डाल देते हैं, एक फ्लोर डाल देते हैं कि कैप से ऊपर इससे ज्यादा आपको इक्विटी इश्यू नहीं करेंगे। सो बाय दैट आप जो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो आप इक्विटी इश्यू कर सकते हो, उसके ऊपर आप एक कैप डाल दोगे कि हम आपको मैक्सिमम 5% इक्विटी देंगे, या फिर मैक्सिमम 10% ही इक्विटी देंगे। सेकंड इज इंप्लीमेंट इक्विटी इंसेंटिव प्लान स्ट्रेटेजी, मतलब carefully manage their incentive plans, balancing the needs to attract and retain talent with the impact of existing। implement equity incentive plan strategically, मतलब आप जो ESOPs देते हो ना, उसको आप स्ट्रैटेजिकली क्या करो, आप उसको स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग करो उसकी, कि 10 साल के लिए 15 साल के लिए लंबे प्लान्स लेके आओ। हालांकि होते 3 4 5 साल के लिए, तो मतलब आप ऐसे नहीं कि 1 2 साल के प्लान्स लेके आओ, आप 5 6 साल 10 साल के प्लान्स लेके आओ, और उसके अंदर भी आप कंडीशंस डालो कि अगर हमारे वैल्यूएशन इतना हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा अगर वैल्यूएशन इतना पहुंचा तो ही हम इक्विटी को डाइल्यूट करेंगे, अगर हमारा सेल्स इतना पहुंचा तो ही हम इक्विटी को डाइल्यूट करेंगे। सो दोज आर द फैक्टर्स बाय व्हिच यू कैन मैनेज द इक्विटी डाइल्यूशन ESOP के केस में। Communicate transparently. Founders should communicate openly and transparently with the existing shareholders about the company's fundraising activities and potential impact on the equity ownership। इसके आप क्या है कि फाउंडर्स के साथ में आपको इक्विटी डाइल्यूशन करने के लिए आपको फाउंडर्स को अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स के साथ में। फोकस ऑन ग्रोथ एंड वैल्यू क्रिएशन। अल्टीमेटली स्टार्टअप्स शुड प्रायोरिटाइज ग्रोथ एंड वैल्यू क्रिएशन एज इंक्रीज वैल्यूएशन कैन मिटिगेट द डाइल्यूशन इफेक्ट ऑफ फ्यूचर फाइनेंसिंग राउंड्स। अब अगर आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन बढ़ते जा रहा है स्टार्टअप का वैल्यूएशन, तो उसमें तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आपका इक्विटी डाइल्यूशन होने का चांस ही नहीं रहेगा, क्योंकि नए जब आपकी इक्विटी बढ़ता जाएगा तो आपको थोड़ी सी इक्विटी डाइल्यूट करने के आपको ज्यादा फंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली फोकस करो ग्रोथ पे, और उससे क्या होगा, आपका इक्विटी डाइल्यूशन मैनेज होगा, ठीक है। लास्टली कम्स द साइंस बिहाइंड स्टार्टअप का वैल्यूएशन। स्टार्टअप का वैल्यूएशन इज अ बोथ आर्ट एंड साइंस। तो आपको एक एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है कि स्टार्टअप वैल्यूएशन इज डैश इज बोथ आर्ट एंड साइंस, इज दिस ट्रू और फॉल्स। तो आपको एक बोलना पड़ेगा कि ये राइट है कि रॉन्ग है, तो आपको बताना है कि दिस इज द राइट। दोनों, एक आर्ट होता है और एक साइंस भी होता है, ठीक है। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इंडस्ट्री रिसर्च, सब्जेक्ट जजमेंट, ठीक है। देयर इज नो वन साइज फिट ऑल अप्रोच टू वैल्यू स्टार्टअप।
सेवरल मेथड्स एंड फ्रेमवर्क्स आर कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन देयर वर्थ, मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क नहीं है जिसके थ्रू आप स्टार्टअप का वैल्यूएशन कर सकते हो। एक काफी सारे फ्रेमवर्क्स को, काफी सारे रिसर्च को, काफी सारे इंडस्ट्रीज को कंसीडर करके, काफी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके स्टार्टअप का वैल्यूएशन निकाला जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एक वैल्यूएबल ग्लोबल वैल्यूएशन मेथोडोलॉजीज, मतलब ग्लोबली सबसे ज्यादा जो स्टार्टअप को वैल्यूएशन करने के लिए मेथड्स काम में आते हैं, सबसे पहले आता है मार्केट पोटेंशियल, मतलब आपका एड्रेसेबल मार्केट साइज कितना है। ठीक है, उसके हिसाब से आपका स्टार्टअप का वैल्यूएशन निकाला जाता है। सेकंड इज रेवेन्यू एंड ग्रोथ मैट्रिक्स, कि मतलब आपका रेवेन्यू स्ट्रीम्स कितना है, रेवेन्यू कैसे बढ़ने वाला है, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स क्या है आपके, तो उसके बेसिस पे आपका ग्रोथ का सीन कैसा रहने वाला है आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो उसके बेसिस पे भी स्टार्टअप को वैल्यू किया जाता है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, अगर आपको एआई रिलेटेड स्टार्टअप हो तो आपका वैल्यूएशन डेफिनेटली हायर होगा। अगर आप मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई स्टार्टअप है तो आपका डेफिनेटली आपका जो स्टार्टअप का वैल्यूएशन है वो इंक्रीज होगा, मतलब ज्यादा वैल्यूएशन पे आपका स्टार्टअप होगा। इन्वेस्टर का सेंटीमेंट, सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स भी आल्सो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, इन्वेस्टर एपेटाइट फॉर रिस्क, ट्रेंड्स इन वेंचर कैपिटल फंडिंग। कई बार क्या होता है कि विंटर सीजन चलता है, फंडिंग विंटर चलता है, फंडिंग विंटर मतलब उस टाइम में फंडिंग्स कम आती है, तो उस दौरान अगर आप कोई फंड्स रेज करते हो तो आपका स्टार्टअप का वैल्यूएशन कम होगा, क्योंकि उस टाइम पे सप्लाई कम रहती है और डिमांड ज्यादा रहती है। डिमांड एज टू व्हाट फाउंडर्स को, बिजनेसेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, डिमांड रहती है, लेकिन जो सप्लायर्स, जो इन्वेस्टर्स है, उनका सप्लाई बहुत कम रहता है, उसको फंडिंग विंटर बोला जाता है। तो उस टाइम पे भी क्या होता है, इन्वेस्ट इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स के हिसाब से आपको बिजनेस को फंडिंग मिलती है और आपका वैल्यूएशन भी उस हिसाब से वो लोग डिटरमाइन करते हैं। देन सेक्टर स्पेसिफिक कंसिडरेशन, सेक्टर स्पेसिफिक वैसे तो एडटेक हो गया, हेल्थ टेक हो गया, ये वाले आजकल जो सेक्टर्स है जो कि मतलब कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड के अंदर है और विल बी इन द अप ट्रेंड, जो कि जैसे रेन्यूएबल एनर्जीज आ गया, ग्रीन पावर आ गया। तो बेसिकली जो आजकल ईवी चलने लगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने लगे, जो ये जो नए सेक्टर्स आ रहे हैं, तो इनके अंदर अगर आपका कोई स्टार्टअप है तो डेफिनेटली आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, ग्लोबल कंपैरिजन करते हैं, इंडिया के अंदर अगर आप कोई ईवी का स्टार्टअप लेके आए हो और ग्लोबली भी अगर कोई ऐसा बंदा बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है, कोई ब्रिटेन में बैठा है, तो अगर उसका भी अगर सिमिलर लाइंस पे बिजनेस है तो वो भी कंपैरिजन किया जाता है कि आपके अगर सेल्स इतना है और उनका सेल्स उतना है, तो उनका वैल्यूएशन उस हिसाब से है और आपकी सेल्स के हिसाब से उनके कंपैरिजन में आपको वैल्यूएशन निकाला जाता है। सो दैट इज आल्सो ग्लोबल कंपैरिजन करते हैं। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, आप अर्ली स्टेज पे हो, ग्रोथ स्टेज पे हो, सीड स्टेज पे हो, कौन से स्टेज पे हो, उसके बेसिस को भी कंसिडर किया जाता है जब आपके स्टार्टअप को वैल्यू किया जाता है। एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटीज, आपको एग्जिट कैसे मिलेगा, आप आईपीओ लेके, आपका प्लान क्या है, आईपीओ लेके आना है कि आपको नंबर 1 बनना है, कि क्या बनना है, आपको मर्जर एक्विजिशन करना है फ्यूचर में, तो एग्जिट स्ट्रैटेजीज के थ्रू भी आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन किया जाता है। कल को अगर अच्छा आईपीओ आया, प्राइस बैंड अच्छा लेके आया आईपीओ में, तो आपको अच्छा फंडिंग मिलेगा, तो वो भी लोग आपके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक फैक्टर रहता है आपको इसको डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, and moving on to the last topic of this particular chapter, some aspects that entrepreneur can refer while negotiating their startup का valuation। आप अपने स्टार्टअप की वैल्यूएशन को मतलब अच्छा रखने के लिए, अच्छा वैल्यूएशन लाने के लिए आपको नेगोशिएट करना पड़ता है टर्म्स को। आप जैसे शार्क टैंक में देखोगे, वो लोग बोलते हैं कि आप मांगते हो 1 करोड़ रुपया फॉर 2% इक्विटी, वो बोलते हैं 1 करोड़ रुपया फॉर 10% इक्विटी। वाई सो? तो आपको नेगोशिएशन करने में क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना है जब आपको उनके साथ नेगोशिएट करना है। सबसे पहले तो लेवरेज करो कैश फ्लोज को। आपको ये बताना है कि सर हमारा कैश फ्लो इतना अच्छा है, आपको कैश फ्लो के बेसिस पे आपको वैल्यूएशन बताना है कि सर हमारा कैश हम लोग इतना है, हम लोग बर्न कम करते हैं, अर्न ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एन एंटरप्रेन्योर अंडरस्टैंड योर स्टार्टअप्स कैश फ्लो डायनामिक्स। अपने स्टार्टअप की कैश फ्लो, आपको झूठ भी नहीं बोलना है। ऐसा नहीं कि आपका कैश फ्लोज बहुत कम और आप बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हो। आपको अपने स्टार्टअप की कैश फ्लोज को समझना है कि क्या आपका कैश फ्लो इतना सस्टेनेबल है, इवन इफ यू डोंट गेट द फंडिंग, आप सस्टेन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो एक फैक्टर होता है, आप उसको समझाइए। सर इन्वेस्टर को आप बताइए, सर मेरा कैश फ्लो इतना अच्छा है, आप देखिए मेरा रेवेन्यूज इतना अच्छा है। ठीक है, उसके बेसिस पे आई कैन जनरेट वेरी हाई रिटर्न्स फॉर यू। उसके बेसिस पे हमारा जो स्टार्ट रेवेन्यू ग्रोथ होगा, हमारा जो कैश फ्लोज में ग्रोथ होगा, उसके बेसिस पे हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा रिटर्न बना के देंगे। तो उसको आप लेवरेज करो, अपने कैश फ्लोज को बताओ, अपने रेवेन्यूज के बारे में बताओ। ठीक है, demonstrate the viability and sustainability of your business, therefore influencing the valuation positively। अपने वैल्यूएशन को पॉजिटिवली, स्टार्टअप के वैल्यूएशन को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको क्या करना है, उनको बताना है, अपने कैश फ्लोज के बारे में बताओ, रेवेन्यूज के बारे में बताओ। ठीक है, मिटिगेट रिस्क विद डिस्काउंटिंग रेट्स, अप्लाई अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट्स। आप अपने एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर देखोगे तो आप अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट अप्लाई करते हो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द करंट वैल्यू ऑफ द स्टार्टअप। तो आप एक रिस्क को ध्यान में रखते हुए एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट के थ्रू आप उनको समझाइए कि इस डिस्काउंट रेट के थ्रू अगर हम लोग अपने कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं, हमारे रेवेन्यूज को डिस्काउंट करते हैं, तो हमारा वैल्यूएशन इतना आता है। ठीक है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल,
आप उनको बताओ कि सर हम लोग ईवी सेक्टर के अंदर है, जो कि आज से 10 साल के बाद फ्यूचर होने वाला है, जिस जो कि मतलब आज जैसे पेट्रोल की गाड़ियां चलती है, डीजल की गाड़ियां चलती है, सिर्फ डीजल ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने वाले हैं 10 साल के बाद में। तो आप उनको एक सेक्टर स्पेसिफिक, एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाला स्टार्टअप उनको बताओ कि हमारा ऐसा स्टार्टअप है, जिससे कि उनको आप अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा बताओ, ताकि आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन वो बढ़ा सके, ठीक है। देन यूटिलाइज कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉम्पिटिटर का वैल्यूएशन कैसा है, उसके हिसाब से भी आप डिटरमाइन करो कि जोमेटो का वैल्यूएशन इतना चल रहा है, उन्होंने इतना इक्विटी डाइल्यूट किया और इतना फंड्स गेट किया। सिमिलरली अगर स्विगी जा रहा है इन्वेस्टर के पास में, तो बोलेगा सर उन्होंने इतने फंडिंग, हमारा रेवेन्यू इतना है, उनका रेवेन्यू इतना है। उसके बेसिस पे अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हमारे स्टार्टअप का वैल्यूएशन इतना होना चाहिए। सो दैट इज आल्सो अ फैक्टर फॉर यू टू पॉजिटिवली स्टैंड आउट योर स्टार्टअप का वैल्यूएशन। देन टेलर वैल्यूएशन और टू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे भी आप बता सकते हो कि सर हम लोग ने जब प्रीवियस राउंड किया था तो हम लोग प्री सीड स्टेज पे थे, हम लोग सीड स्टेज पे थे, अभी हम लोग सीरीज ए करने के लिए आए, और आप हमारे स्टार्टअप का वैल्यूएशन इतना गिरा दोगे तो हमारे ऑलरेडी जो फाउंडर्स है, हमारे जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स है, उनके साथ बुरा हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे भी आप देखोगे शार्क टैंक के अंदर भी ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि हमारे ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं, हमारे ऑलरेडी हम लोग ने अग्रीमेंट करके रखा है, तो उनके साथ बुरा हो जाएगा। तो उस बेसिस पे भी वो लोग क्या करते हैं, अपना आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अलाइन वैल्यूएशन विद एग्जिट स्ट्रेटजीज, एग्जिट स्ट्रेटजीज प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। कोई भी स्टार्टअप होता है ना, कोई भी फाउंडर होता है, तो वो सबसे पहले देखता है कि एग्जिट कैसे मिलेगा इससे, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टर होता है ना, वो सबसे पहले देखता है कि इस बिजनेस से मेरे को एग्जिट कैसे मिलेगा। तो आप उसको बताइए कि सर एग्जिट कैसे दोगे, आप एग्जिट कैसे देने वाले हो इन्वेस्टर को। आपने वो सुना होगा पिच, काफी सारे पिचेस में पूछते हैं कि आप हमको एग्जिट कैसे दोगे। तो वो कई बार सोचते हैं, स्टार्टअप के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं शार्क टैंक पे, वो लोग बोलते हैं कि आप हमको कुछ रॉयल्टीज दो। जैसे अगर आपको 1 करोड़ का रेवेन्यू है, तो आप हमको हर साल 5% ऑफ योर रेवेन्यू आपको हमको देना है अंटिल वी रीच अवर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। हम लोग जब तक हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको हमको 5 लाख रुपीज, 5% ऑफ योर रेवेन्यू हमको आपको हर साल देते रहना है। तो दैट इज बेसिकली उनको एग्जिट बताओ कि आप हमको एग्जिट कैसे देने वाले हो, हमारे इन्वेस्टमेंट को आप मल्टीपल रिटर्न्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो दैट इज बेसिकली विल हेल्प यू टू increase your startup का valuation. This was all about chapter number 6. We will move on to the question and answers of this particular chapter. Thank you. Now let us discuss the chapter number 6 के question and answers. ठीक है. So now first question talks about Mayank wanted to identify potential risks and opportunities. Mayank is a person who wanted to identify potential risks and opportunities, enabling the team to make informed decisions and develop contingency plans. Okay. Which of the following modeling analysis would be the most suitable here? रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है, इनेबलिंग देम टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड डेवलप कंटिजेंसी प्लान, मतलब कंटिजेंसी के टाइम में कैसे प्लान। तो इसमें क्या हेल्प करेगा, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस। कैश फ्लो में हम लोग कैश फ्लो का प्रोजेक्शन करते हैं कि हमारा कैश फ्लो कितना होने वाला है, ठीक है। तो वो प्रोजेक्शन होता है। तो क्या ये हम लोग को हेल्प करेगा रिस्क अपॉर्चुनिटीज में आइडेंटिफाई करने पे? डेफिनेटली नॉट। दिस इज नॉट द राइट आंसर। दिस इज नॉट द राइट आंसर फॉर दिस। नाउ सेकंड इज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट से रिलेटेड एनालिसिस करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता है, लॉस कितना होगा, ठीक है, एबिटा कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस आल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प अस आउट। थर्ड इज सिनेरियो एनालिसिस एंड फोर्थ इज वैल्यूएशन मॉडलिंग। वैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं अपने बिजनेस का। तो क्या इससे हमारा रिस्क अपॉर्चुनिटीज हम लोग को आइडेंटिफाई करेंगे क्या? डेफिनेटली नॉट। तो लास्टली क्या बचता है हमारे पास में, सिनेरियो एनालिसिस बचता है, व्हिच विल हेल्प आउट अस in order to which will help us in order to identify opportunities, risk and opportunities and develop contingency plans. Sometimes क्या होता है ना कि कई बार आपको राइट आंसर चुनने में इश्यू हो सकता है, तो आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करो कि क्या ये हो सकता है। जैसे अपन ने इसमें से क्या किया कि कैश फ्लो नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं होगा, वैल्यूएशन में हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, तो लास्ट में क्या बचेगा, सिनेरियो एनालिसिस व्हिच is something new which is like somewhat similar to this. तो एलिमिनेशन मेथड से भी आपको समटाइम्स क्या मिल सकता है, आंसर्स मिल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द यूएस फेडरल बैंक रिलीजेस अ रिपोर्ट वेयर द ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स वर marked to rise by 15%, thus leading to a lot of capital becoming costly. Which of the following factors would this relate to in relation to impact on startup के valuation में क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे? मार्केट पोटेंशियल, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, ठीक है, देन व्हाट, सेक्टर स्पेसिफिक कंसिडरेशंस, ग्लोबल कंपैरिजंस। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक फेडरल रिजर्व है जो रिलीज करता है रिपोर्ट वेयर द ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स वर मार्क्ड टू राइज बाय 15%। ओके, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट 15% से बढ़ेंगे, thus leading to a lot of capital becoming costly. कॉस्टली बन जाएगा कैपिटल, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कैपिटल कॉस्टली हो जाएगा आपके लिए। Which of the following factors would this relate to in relation to impact on startup के वैल्यूएशन? स्टार्टअप के वैल्यूएशन में इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखो, जब बाहर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है ना, तो इंडिया के अंदर क्या होता है, जब बाहर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो इंडिया में इनफ्लो कम हो जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपने कई बार देखा होगा कि
जब फेड का रेट कट आता है, जब फेड रेट बढ़ा देता है, तो उससे क्या होता है कि इंडिया के अंदर से इन्वेस्टमेंट चला जाता है। मतलब अगर फेड ने बाहर रेट बढ़ा दिया, तो लोग क्या करेंगे, इंडिया से पैसा निकाल के वहां पे डाल देंगे, क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। वैसे ही सिमिलरली, अगर वहां पे फेड रेट कर देता या रेट कट कर देता है यूएस के अंदर, तो उससे क्या होता है कि वहां पे इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि इन्वेस्टर्स वहां से पैसा उठा करके वापस इंडिया के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो इससे इंडिया का स्टॉक मार्केट बढ़ जाता है। अगर फेड ने रेट इंक्रीज कर दिया, फेड ने रेट अगर इंटेक्ट रखा, तो क्या होगा कि इंडिया से पैसा बाहर चला जाएगा पूरा का पूरा, तो स्टॉक मार्केट गिर जाता है। तो ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि फेड के रेट कट करने की वजह से क्या होता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आ गई, मार्केट बढ़ गया या फिर घट घट गया। तो ऐसा आपने कई बार सुना होगा। तो उसका इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है अल्टीमेटली। अगर फेड से अगर बैंक में रिलेटेड अगर कोई चेंजेस आता है, तो इसमें क्या मार्केट पोटेंशियल नहीं, स्पेसिफिक सेक्टर कंसिडरेशन नहीं होगा, ग्लोबल कंपैरिजन भी नहीं होगा। द मेनली इट विल अफेक्ट इज बेसिकली द इन्वेस्टर के सेंटीमेंट को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द इंटरेस्ट रेट्स। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड हो, तो आपको ये सब चीजें मालूम आसानी से रहेगी। नाउ, investor of Gongo Mobile Games wanted to ensure that founders continue to be committed to the success of the startup. Which of the elements the term sheet would help ensure this? क्या करना चाहिए आपको कि आपका जो फाउंडर है, आपका जो फाउंडर है वो आपके बिजनेस के साथ अटैच्ड रहे। अपन ने एक फाउंडर वेस्टिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आप बोलेंगे कि हम लोग 10 साल तक फाउंडर अगर बिजनेस में रहेगा, तो हम लोग तो हर साल उसको हजार हजार शेयर्स उसको मिलेंगे। अपने 10,000 शेयर्स का एग्जाम्पल लिया था और 10 साल का टाइम पीरियड लिया था कि अगर आप 10 साल तक रहोगे तो 1000 करके आपको 10 साल तक शेयर्स एक्यूमुलेट होंगे। तो फाउंडर को, एक बंदे को बिजनेस में कमिटेड रखने के लिए आप उसको इक्विटी वेस्टिंग का यूज कर सकते हो, फाउंडर वेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, इक्विटी वेस्टिंग बेसिकली वो होता है, मतलब जनरली होता है, लेकिन अगर फाउंडर से रिलेटेड अगर आपको ऐसा स्कीम लेके आना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाउंडर वेस्टिंग। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर होगा बी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा, गवर्नेंस, राइट एंड प्रोटेक्शन डजंट सीम्स गुड, फाउंडर वेस्टिंग इज समथिंग दैट वुड डेफिनेटली हेल्प देम आउट। Fourth one is the engineers of Funda Math classes, an online mathematical coaching startup, wanted to implement Tabelu. Tablua, what is this? I don't know. For better reporting for consumer data to help improve the UI and overall student rating. Which of the following tool group would help? Which of the following tool groups would this tool fall under? मतलब इनमें से ये कौन सा? अगर आपको एक चाहिए कि एक ऑनलाइन क्लासेस लेके आना है, let me read it once, just a second, let me read it. कुछ तो गड़बड़ हो गया इधर, वापस से पढ़ते हैं इसको। The engineers of Funda Maths classes, okay, an online mathematical coaching startup wanted to implement Tableau for better reporting of consumer data to help improve the UI and overall student rating. मतलब क्या करना है इसके अंदर, अपने को स्टूडेंट रेटिंग के हिसाब से अपने को उसको इंप्रूव करना है सॉफ्टवेयर को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ग्रुप्स वुड दिस टूल फॉल अंडर? मतलब टूल ग्रुप्स के अंदर कौन से टूल ग्रुप्स के अंदर ये फॉल करेगा? तबलुआ का एग्जांपल अपन ने दिखा था, अगर आप एग्जांपल्स के में देखोगे ना, वहां पे अपन ने अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था और वहां पे एग्जांपल्स भी दिख रखे थे। तो ये जो तबलुआ का एग्जांपल वहां पे कवर्ड था, ठीक है, तो उसके लिए वहां पे दिया हुआ था कि ये बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स के अंदर कवर होता है। बिकॉज वाई? क्योंकि क्या होता है कि अपने को बिजनेस को इंटेलिजेंट करना है, बिजनेस मतलब अपने सॉफ्टवेयर को इंटेलिजेंट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर काम आएगा? नहीं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या काम आता है? अकाउंट से रिलेटेड काम करने में आता है। देन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर, ये फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, फोरकास्टिंग करने के लिए, बजटिंग करने के लिए काम आता है। फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग तो टूल भी हमने हमारे को फाइनेंशियल मॉडलिंग में, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में काम आता है। तो लास्ट में बचता है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, बेसिकली कि इनमें से कौन सा हो सकता है, तो कौन सा नहीं हो सकता उसको आप एलिमिनेट करो, जो लास्ट में बचेगा वो बच जाएगा। सेकेंडली, आप अपने नॉलेज से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इट helps Sujata in sequencing the right step as she wants to prerequisite her pickle startup funding. Okay, आपको एक अपने अचार के बिजनेस के लिए स्टार्टअप फंडिंग चाहिए, तो आपको राइट सीक्वेंस क्या होगा आपका? ठीक है, असेसिंग द इन्वेस्टमेंट रेडीनेस। ओके, अपन ने 5 स्टेप्स पढ़े थे। ठीक है, असेसिंग नीड फॉर फंडिंग, इन्वेस्टर क्या भाई, आप इन्वेस्टमेंट रेडीनेस से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने फंड्स का नीड असेस करना पड़ेगा। तो असेसिंग द नीड फॉर फंड इज द फर्स्ट स्टेप, कि आपको कितना फंड्स चाहिए होगा। ठीक है, वो आपको असेस करना पड़ेगा। तो आप इसमें से देखो कि सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है, या इस ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है कि असेसिंग द नीड फॉर फंड। ठीक है, सेकंड इज, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट रेडीनेस दिया हुआ, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। फोर्थ में यहाँ पे भी आगे दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट रेडीनेस, असेसिंग द नीड फॉर फंड। तो मतलब इनिशियल स्टेप तो 2 ऑप्शन देखे रखे हैं। अगर मान लो अगर यहाँ पे कोई दूसरा स्टेप दिया हुआ रहता, तो हमारे पास ये ऑप्शन बचता है, हम लोग डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 आ गए, तो अपने को थोड़ा 1-2 स्टेप्स और देखना पड़ेगा। आपने नीड को असेस कर लिया, उसके बाद में ड्यू डिलिजेंस, क्या ऐसा होता है? आपने फंड्स को असेस कर लिया, उसके बाद में सीधा ड्यू डिलिजेंस करवा दो? नहीं भाई,
you have to assess the need for fund, then there is you have to see the investment readiness कि आप इन्वेस्टमेंट लेने के लिए रेडी हो कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको इन्वेस्टर को टारगेट करना होता है। तो यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस आ गया, तो क्या ड्यू डिलिजेंस होगा क्या? डेफिनेटली नॉट, सो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। तो हमारे पास लास्ट में बचता है क्या? पॉइंट नंबर डी, कि आपको असेस द नीड फॉर फंड, सेकंड असेस द इन्वेस्टमेंट रेडीनेस, थिर्डली एक पिच डेक बनाओ, इन्वेस्टर को टारगेट करो, ड्यू डिलिजेंस करेंगे वो लोग, और लास्ट में टर्म शीट बना के आपकी बिजनेस को, आपकी डील को क्लोज कर दो। तो व्हाट इज द राइट आंसर? फिफ्थ का आंसर होगा डी। तो फिफ्थ का आंसर होने वाला है हमारा यहाँ पे डी, ठीक है। फिफ्थ का आंसर क्या होगा? डी वाला आंसर होगा। तो फिफ्थ का यहाँ पे डी देके रखा है, फोर्थ का सी, फोर का अपन ने यहाँ पे सी का टिक किया था, थ्री का बी, एंड देन थ्री का बी हो गया, देन टू का भी बी होगा एंड वन का सी होगा, ठीक है। टू का बी एंड वन का सी, टू का बी इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स आ गया, एंड वन का सी, सी सिनेरियो एनालिसिस के बारे में अपन ने बात की। दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 6। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच।